अगर वो आजी के आदमी होते तो हम तीनों का खात्मा किए बगैर वहां से ना जाते। ठीक है, शमीना बोली। इस वक्त मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया था कि हमने आज रात 11 बजे वाला प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी कर दिया है। क्यों? उस्मान के लायते में हैरत थी। अब इस प्रोग्राम पर उस वक्त अमल किया जाएगा जब तुम्हारे बाजू का जख्म ठीक हो जाएगा, समीना ने कहा। लेकिन इसी दौरान अगर हाजी के माल कहीं और मुंतकिल कर दिया तो? इसकी तुम फिक्र मत करो, हम उसका सुराग लगा लेंगे। वैसे तुम भी तो मौजूद हो हाजी पर निगाह रखने के लिए, समीना ने कहा। मैं 1-2 दिन बाद तुम्हें फोन करूंगी। उसने जवाब का इंतजार किए बगैर फोन बंद कर दिया। समीना ने वो सारा दिन कोठी में गुजारा। शाम को उसने गाड़ी का जायजा लिया। विदिशा रात फायरिंग की वजह से उसकी खिड़कियों के 2 शीशे टूट गए थे। इसके अलावा गाड़ी को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। रात को गाड़ी चलाते उसने अंदाजा लगाया था कि गाड़ी का इंजन बेहतरीन हालत में था और समीना को यकीन था कि किसी मौके पर यह गाड़ी परेशान नहीं करेगी। रात को ठीक 11 बजे समीना और चापरी तफैल को साथ लेकर कार में कोठी से निकल गए। एक पेट्रोल पंप पर कार की टैंकी फुल करवा ली गई और पेट्रोल के 3 फादल गैलन भी गाड़ी में रखवा लिए गए। इकबाल टाउन पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। तफैल को पूरा मंसूबा समझा दिया गया था। उसने आज ही इकबाल टाउन वाली कोठी नहीं देखी थी। समीना उसे रास्ता समझा रही थी। ये इलाका अंडर डेवलपमेंट था। कहीं एक घर आबाद हो चुका था तो उसके आगे पीछे 4-6 घर जेरे था भाई। कहीं एक घर आबाद हो चुका था तो उसके आगे पीछे 4-6 घर जेरे तामीर थे। इस तरह आबादी बहुत फैल रही थी। एक कच्ची गली में मुड़ती कार का इंजन हिचकोले खाने लगा और बिलातर कार गली के कोने पर पहुंचकर रुक गई। उससे आगे दाईं तरफ वही गली थी जिसके सामने वाली लैन में तीसरे नंबर पर एक खूबसूरत 2 मंजिला कोठी थी। उस कोठी को देखकर समीना के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया, क्योंकि ये वही कोठी थी जो आजी ने उसे दी थी और उसने रदिया के नाम ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन बाद में आजी ने धोखे से उस पर दोबारा कब्जा कर लिया था। समीना सरगोशियों में शाह परी को उस कोठी के बारे में बता रही थी। तफैल गेयर बदल बदल कर एक्सीलेटर दबा रहा था, लेकिन कार आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। बिलाजा वो इंजन बंद करके नीचे उतर आया और बाहर बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। समीना कोठी की तरफ देख रही थी। गेट के सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके कंधे पर लटकी हुई क्राशन कोप भी साफ नजर आ रही थी। कोठी के अंदर से बरामदे में रोशनी हो रही थी, जबकि अंदर की बत्तियां बुझी हुई थी। बीबी, रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है, तफैल ने इस कदर बुलंद आवाज में कहा कि कोठी के गेट के सामने बैठे हुए गनमैन ने भी आवाज सुन ली। समीना और शाह भरी नीचे उतर आई। वो भी जल्द में इंजन को देखती रही। फिर कोठी के गेट के सामने आ गई। भाई साहब, समीना गनमैन की तरफ देखते हुए बोली, हमारी गाड़ी में पानी खत्म हो गया है। अगर थोड़ा सा, मेरी कोई बहन नहीं है बीबी, इसलिए मुझे भाई साहब मत कहो। उस आदमी ने समीना की बात काट दी। अच्छा जनाब, समीना जेर अलम मुस्कुरा दी। गाड़ी के लिए पानी मिल जाएगा, मैं अभी लाता हूँ, यहीं खड़ी रहो। वो आदमी अंदर चला गया और कुछ देर बाद एक डिब्बे में पानी ले आया। समीना ने तफैल को बुलाकर डिब्बा उसके हवाले कर दिया और दल मेहर की तरफ देखते हुए बोली, पीने के लिए भी ठंडा पानी मिल जाएगा? जितना मर्जी अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा पानी पिलाता हूँ। बाहर गली में खड़े होकर पानी पीना अच्छा नहीं लगता, गनमैन ने कहा। वो दोनों अदरचे बुरका पहने हुए थी, मगर शाह परी ने नकाब उठा रखा था और गनमैन बड़ी ललचाई नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। अंदर खवातीन और बच्चे तो होंगे ना? समीना बोली। यहाँ कोई खवातीन और बच्चे नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और मंजूरा हूँ। हम दोनों शरीफ आदमी हैं और आज तो यहाँ हमारा रात है। मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा और जो कहो। समीना और शाह परी ने एक दूसरे की तरफ मानी खेल निगाहों से देखा और गेट के अंदर आ गई। गनमैन ने गेट बीट दिया। वो दोनों उसके साथ बरामदे में आ गई। उसी तरह अंदर से एक और आदमी भी निकल आया। उसके कंधे पर भी कलाशन कौफ लटकी हुई थी। ओए मंजूरे, पहले गनमैन ने दूसरे को मुखातिब करते हुए कहा, जा फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर ला, यहाँ बीदियां पता नहीं कब से प्यासी हैं। बीबी अंदर आ जाओ तुम लोग। समीना और शाह परी रायदारी में आ गई। उनके हाथ बुरकों के अंदर थे। उन दोनों ने अपने अपने पिस्तौल निकाल दिए। समीना ने शाह परी को इशारा किया और फिर उन्होंने बैक पर पिस्तौल निकाल दिए। दोनों की पिस्तौलों पर साइलेंसर लगे हुए थे। हाथ उतारो, अगर तुम में से किसी ने कोई गलत हरकत की तो भेजा उड़ जाएगा। समीना उर्राई। उसने उस गनमैन को जद पर ले रखा था जिसने उन्हें अंदर बुलाया था। बड़ी बलेरो भाई, गनमैन हंसा। मुझे डराती हो शबीरे को? उसने कंधे पर लटकी हुई कलाशन कौफ उतारने की कोशिश की, मगर समीना ने ट्रैगर दबा दिया। गोरी उसके हाथ पर लदी और वो चीख उठा। समीना ने चेहरे से नकाब हटा दिया। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं समीमा हूँ जिसकी हाजी को तलाश है। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि तुम हाजी को बता सको कि शारिक और समीना गाफिल नहीं है। अगर हाजी हमारी हवेली से माल उठा लाया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम खामोशी ऊपर बैठ जाएंगे। मुझे मालूम है माल इसी कोठी में है, लेकिन चंद मिनट बाद यहाँ राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं होगा। उन दोनों गनमैन और उसके साथ ही मंदूरे को गैर मुसल्लह कर दिया। समीना ने आवाज देकर तफैल को भी बुला दिया। वो पेट्रोल के गैलन उठा लाया था। शाह परी उन दोनों को पिस्तौल की जद पर लिए रही और तफैल उन्हें रस्सियों से बांधने लगा। फिर वो उन दोनों को उठाकर बाहर ले गया और गाड़ी में ठोंस दिया।
समीना और शाहपरी पूरी कोठी में पेट्रोल छिड़क रही थी। कुछ पेट्रोल उन्होंने गेट पर भी छिड़का था। समीना ने दोनों की क्लाशनकोफें भी उठा ली। बाहर आकर समीना ने बुरके की जेब में रखी हुई माचिस निकाली और तीली जलाकर गेट की तरफ उछाल दी। गेट पर छिड़के हुए पेट्रोल ने फौरन ही आग पकड़ दी। वो दोनों दौड़कर कार में अगली सीट पर ठुस गई। कार का इंजन स्टार्ट था। तफैल ने झटके से कार आगे बढ़ा दी। आग बड़ी तेजी से फैल रही थी। तीसरी गली में मुड़ते ही तफैल ने कार रोकी और नीचे उतरकर उसने कोठी के दोनों मुआवजों को खींच कर नीचे फेंक दिया और दोबारा स्टीयरिंग के सामने बैठकर कार आगे बढ़ा दी और मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ कार को सड़क पर ले आया। हज़बारात एक बार फिर चीख उठे। उस रात इकबाल टाउन का इलाका धमाकों से गूंजता रहा था। ये तो गनीमत था कि असले की पेटियां कोठी के पिछले कमरे में रखी हुई थी और कोठी के पिछली तरफ दूर तक गहरा खड्ड और बैराना था। कोठी को आग लगने के बाद कुर्बजवार के लोग शोर मचाते हुए वहां जमा हो गए थे, लेकिन धमाके शुरू होते ही लोग भाग खड़े हुए। पहले धमाके के साथ ही कोठी की पिछली दीवार ढह गई और उस कमरे में एक खड्ड पड़ गया और फिर वो खड्ड बहलता हुआ कोठी के पिछली तरफ वाके खड्ड से मिल गया। इस तरह असला और गोला बारूद की तमाम पेटियां उस खड्ड में जा गिरी थी और उस खड्डी में धमाके होते रहे थे। अगर कोठी की पिछली दीवार भी आबाद होती तो बहुत भारी नुकसान होता, लेकिन जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ। अलबत्ता वो कोठी जलकर राख हो गई थी और उसके दाईं बाएं दो जेरे तामीर कोठियों को नुकसान पहुंचा था। आग लगने की इत्तला मिलने पर पुलिस ने भी वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। पुलिस को एक गली में कोठी के दोनों मुआविज बंधे हुए मिल गए। उन्होंने छूटते ही पुलिस को यह बयान दिया था कि यह कोठी हाजी अब्दुल्ला की मलकियत थी और इसे आग शारे की साथी समीना ने लगाई थी। उसके साथ एक और खूबसूरत भी लड़की थी, लेकिन हाजी ने कोठी की मलकियत ही से इनकार कर दिया था। उसके बयान के मुताबिक यह कोठी बनवाई उसी ने थी, लेकिन बाद में शारे को दे दी थी। उसके बाद उसका इस कोठी से कोई ताल्लुक नहीं था। पुलिस असरान जानते थे कि हाजी कोठी की मलकियत से इनकार क्यों कर रहा था। बात कोई मामूली नहीं थी। कोठी में असला और गोले बारूद का अंबार लगा हुआ था। अगर हाजी कोठी की मलकियत कबूल कर लेता तो उसे यह भी जवाब देना पड़ता कि उसला कहां से आया था, लेकिन हाजी से पहले उसके कारिंदे ये बयान दे चुके थे कि कोठी हाजी अब्दुल्ला की मलकियत थी और शारे की साथी समीना ने आग लगाई थी। हाजी अब्दुल्ला के नमकवार पुलिस अफसरान कोशिश कर रहे थे कि इस मामले में हाजी का नाम ना आने पाए, लेकिन अखबारात के रिपोर्टर हाजी के दोनों कारिंदों से राब्ता करने में कामयाब हो गए थे और उनके बयान ले उड़े थे। अखबारात ने शारे और समीना के नामों को तो कब्रें ही दी थी, लेकिन हाजी अब्दुल्ला के नाम को भी खूब उछाला था और पहली मर्तबा उसके खिलाफ खुलकर लिखा था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि हाजी अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके उस वाक़े की आला सतह पर तहकीकात कराई जाए। हाजी अब्दुल्ला वसलपुरा में अपने कारकुन के घर में छुपा हुआ था। वो अब तक अपने आदमियों को 20 मर्तबा फोन कर चुका था। असम्बली में उसके नमकवार वजीर थे और वो टेलीफोन पर हाजी को यकीन दिला रहे थे कि उसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकेगी। हकीकत ये थी कि गुज़िश्ता रात समीना की इस कार्रवाई से हाजी अब्दुल्ला ना सिर्फ बुगला गया था, बल्कि पहली मर्तबा वो कुछ खौफ भी महसूस करने लगा था। उसके आदमियों की पूरी फौज शहर में फैली हुई थी, लेकिन वो शारक और समीना का सुराग नहीं लगा सके थे। उस रोज हवेली से असला और गोले बारूद की पेटियां और हीरोइन के पैकेट अपने कब्जे में लेने के बाद उसका ख्याल था कि शारे की कमर टूट जाएगी। वो इस कामयाबी पर बहुत खुश था, लेकिन उसके जवाब में समीना ने जो कुछ किया था उसने ना सिर्फ हाजी के होश उड़ा दिए थे, बल्कि उसे खौफजदा होकर रोपोश होने पर भी मजबूर कर दिया था। समीना के बारे में सोचकर वो बार बार आग बगुल्ला हो रहा था। अदे इत्तफाक से ये लड़की उसके हाथ लग जाए तो इसकी इतनी बोटियां करेगा कि इसे गिनना भी मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ उसे अपने आदमियों पर भी गुस्सा था जिन्हें दो लड़कियां बेवकूफ बना गई। वो उन्हें गोली से उड़ा देना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि शबीरा और मंजूरा दोनों पुलिस की कस्टडी में थे। हाजी अब्दुल्ला ने दिरचे ये कह दिया था कि इस कोठी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो जानता था कि कह देने से कुछ नहीं होता। उस इलाके के लोग गवाही देंगे कि उसे वहां आते जाते देखा गया था। अवाम का दबाव भी हुकूमत पर बढ़ता जा रहा था। लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आए थे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी तरफ हाजी को इस बात पर भी हैरत थी कि समीना को यह पता कैसे चला कि हवेली से चुराई जाने वाली हीरोइन और असला इस कोठी में मौजूद है। अगर उन्हें उस कोठी में असले की मौजूदगी का पता चल गया था तो ऐन मुमकिन है दूसरे ठिकानों तो भी इल्म होगा, लेकिन नहीं। हाजी ने इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। अगर शारक वगैरह को किसी और अड्डे का पता होता तो पहले वही कार्रवाई करते, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। इस कोठी के बारे में किसी तरह पता चल गया होगा और उन्होंने फौरी कार्रवाई कर दी। दफतन एक और ख्याल हाजी के ज़हन में उभर आया। ये ख्याल ऐसा खौफनाक था कि वो कांप उठा। मंजूरा और शबीरा पुलिस की हिरासत में थे और वो दोनों हाजी के बहुत ही काबिल एतमाद मुहाफिज थे। उन्हें तमाम गुलामों के बारे में मालूम था। पुलिस उन पर तशद्दुद करके राग खुलवा सकती थी और अगर उनमें से किसी ने जबान खोल दी तो ना सिर्फ करोड़ों रुपए का माल उसके हाथ से निकल जाएगा, बल्कि इस असम्बलियों में भी खुलकर उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और फिर वो बेदस्तू पां हो जाएगा और उसके भागने का रास्ता भी नहीं रहेगा। ये सोचते उसने फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल करने लगा। जल्दी लाइन में थी। गुलाम हैदर। हाजी आवाज सुनता ही बोला,
ये मालूम करो कि शबीर और मंदूरे को कहाँ रखा हुआ है। मेरा मतलब है वो किस थाने में है। अभी मालूम करता हूँ जी। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। मैं इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, हाजी ने कहा और फोन बंद कर दिया। वो बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। वही 10 मिनट बाद फोन की घंटी बजी तो उसने लपक कर रिसीवर उठाया। यस, मैंने उन दोनों के बारे में मालूम कर लिया जनाब, वो तफसील में जाने की जरूरत नहीं। हाजी ने घुराते हुए बात काट दी। उन दोनों को खत्म करा दो, मैं 1 घंटे बाद दोबारा फोन करूंगा और इस वक्त मैं उनकी मौत के अलावा और कोई बात नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ से कुछ कहा जा रहा था लेकिन हाजी ने फोन पटक दिया और पहले की तरह कमरे में टहलने लगा। 45 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। हाजी अब्दुल्ला उस वक्त कमरे के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। घंटी की आवाज सुनकर वो वापस मुड़ा और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, शहबाज बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया गया है। गुड। हाजी के मुंह से एक लफ्ज निकला और उसने फोन बंद कर दिया। ओए लतीफ, उसने नौकर को आवाज दी, चाय लेकर आओ। वो सोफे पर बैठ गया। वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ये वाकया दिन को 11 बजे पेश आया था और दोपहर 1 बजे अखबारात ने जमीन में शाया कर दिए थे। कमामी अखबारात ने गुज़िश्ता रात इकबाल टाउन में हाजी की कोठी में आतिशज़दगी और धमाकों की खबरें भी दोबारा शाया की थी और थाने में कत्ल की उस दोहरी वारदात को नुमाया तौर पर शाया किया था। अखबारात के मुताबिक गुज़िश्ता रात कोठी को आग लगने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस जाए बकुआ पर पहुंची थी तो हाजी के 2 कारिंदों मंजूर और शबीर को एक करीबी गली में बंधे हुए पाया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था ये कोठी हाजी अब्दुल्ला की मलकियत है और इसमें आग शारक की साथी समीना ने लगाई थी जो एक और खूबसूरत लड़की के साथ वहां आई थी। उन्होंने धोबे से उन्हें बांध दिया और पेट्रोल छिड़कर कोठी को आग लगा दी। बाद में हाजी अब्दुल्ला ने कोठी की मलकियत से इनकार कर दिया था क्योंकि कोठी में असला और गोला बारूद के जखीरे में भी आग लग गई थी और धमाके शुरू हो गए थे। दरअसल हाजी उस इल्जाम से बचना चाहता था तो उसने कोठी में नाजायज असला जमा कर रखा था। शबीर और मंदूर हाजी के तनख्वाहदार मुलाजिम थे, वो इस केस के अहम गवाह थे और पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया था। लेकिन आए दिन के 11 बजे 3 नामालूम आदमी दाखिल हुए और उन्होंने सब बशीन तन्नू से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और हवालात में बंद शबीर और मंदूर को गोलियों से छीलनी कर दिया। नामालूम हमलावरों की इस कार्रवाई में एक कांस्टेबल भी जाम भाग हुआ था जबकि 3 सिपाही जख्मी हुए थे। अखबारात में हाजी के खिलाफ एक बार फिर खुलकर लिखा था कि शबीर और मंजूर को उसी ने मरवाया था ताकि उसके खिलाफ कोई बयान ना दे सके। बाल अखबारों ने समरियों में उन नुमाइंदों के खिलाफ भी लिखा था जो आवाम की नुमाइंदगी करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ हाजी अब्दुल्ला के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। अखबारात ने एक बार फिर हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और उसके साथ ही पुलिस को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नामालूम हमलावरों ने थाने में घुसकर हवालात में बंद केस के 2 अहम गवाहों को बोरियों से छिलनी कर दिया था। यह पुलिस की नाअहली था, खुला सबूत था। पुलिस अपनी और अपने थाने की हिफाजत करने में नाकाम थी तो वो आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती थी। उस वाक़े के फौरन बाद उस थाने के पूरे अमले DSP और SP तक को मुअत्तल कर दिया गया था और पूरे शहर को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया था। अवाम में खौफ व हिरास फैल गया था। लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। पुलिस थाने ही में महफूज नहीं थे तो कोई आम आदमी अपने आप को कैसे महफूज समझ सकता था। हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अवाम का दबाव बढ़ता जा रहा था। चीफ मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस के घेराव हो रहे थे। पुलिस मुतहरीन पर लाठी चार्ज कर रही थी लेकिन हाजी अब्दुल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाजी अब्दुल्ला अपनी पनाहगाह में बैठा एक एक लम्हे की सूरत हाल से बाखबर था और आवाम की बेबसी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। सूरत खासी संगीन हो भी थी। शारिब और समीना वगैरह को अगरचे फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था लेकिन वो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते थे। समीना की कार्रवाई से हाजी अब्दुल्ला बुखला गया था। अवाम भी उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे और वो रोपोश हो गया था। और फिर उस रोज पुलिस की हिरासत में शबीर और मंदूए को गोलियों से छिलनी कर दिया गया था। अखबारात और अवाम हाजी के खिलाफ शोर मचाने लगे लेकिन कानून हाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सका था। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उसके बरक्स पुलिस अपनी तमाम तर तवानाई शारिक और समीना की तलाश में सर्व कर रही थी। जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। जेर जमीन दुनिया से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर तशद्दुद कार्यक्रम से शारिक और समीना के बारे में पूछा जा रहा था। इस वाक़े को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। अवाम का जोश व खरोश दम तोड़ गया था लेकिन पुलिस की सरगर्मियां जारी थी। शारिक और समीना की तलाश में अब भी जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। कुछ रात 9 बजे शारिक वगैरह खाना खा रहे थे कि काल बेल की आवाज ने उन सबको मुतवज्जो कर दिया। ये कौन हो सकता है? शारिक बुड़बुड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। वो सब लोग उस वक्त घर में मौजूद थे। कफैल भी उनके करीब ही खड़ा था। मैं देखता हूँ जी। तफैल बोला, नहीं तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। समीना कहते हुए उठ गई। 9 लिखे। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए इशारा किया। उसने तफैल को भी इशारा कर दिया था। 9 लिखा बहुत बेहतर हो चुका था। वो शारिक का इशारा समझ गया और ऊपर कमरे से कलाशनकोव राइफलें ले आया था। अब सबके हाथों में एक एक राइफल नजर आ रही थी।
वो लोग अगरचे खाने की बेद पर ही बैठे थे, लेकिन राइफलें घुटनों पर रख ली थी और ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ली थी कि राइफलें फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सके। ये गनीमत था कि माँ जी ने खाना 8 बजे खा लिया था और वो अपने कमरे में चली गई थी, वरना ये सूरतियाल देखकर परेशान हो जाती। अलबत्ता रदिया उनके साथ बैठी हुई थी, लेकिन शारिक ने उसे भी कमरे में भेज दिया था। समीना तेज तेज कदम उठाती हुई गेट के पास पहुंच गई। इस दरमियान बेल एक मर्तबा और बजाई थी। कौन है? शबीना ने गेट की जुरी से जानते हुए पूछा। दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। बाहर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। शमीना को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने एक बार फिर जुरी में से झांका, लेकिन बाहर जो कोई भी था एक साइड में खड़ा था और जुरी में से नजर नहीं आ रहा था। शमीना ने छोटा दरवाजा खोल दिया और फिर सामने खड़े हुए शख्स को देखकर उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो इंस्पेक्टर उस्मान था। तो तुम? शमीना अगलाई, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे अंदर तो आने दो शमीना बीबी, इंस्पेक्टर उस्मान आगे बढ़ते हुए बोला। बड़ी मुश्किल से छुपता छुपाता यहाँ तक पहुंचा हूँ। शमीना एक तरफ हट गई। इंस्पेक्टर उस्मान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो अजीब सी नजरों से उस्मान की तरफ देख रही थी। तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? उसने पूछा। यहाँ का पता मुझे 15-20 दिन पहले ही मालूम हो चुका था, उस्मान ने कहा। शमीना बीबी, तुम शायद ये भूल गई हो कि मेरा ताल्लुक पुलिस से है, और अगर कोई पुलिस वाला चाहे तो किसी को जमीन की तहों से भी ढूंढ निकालता है। पिछले दिनों तुम आधा घंटा मुझसे फोन पर बातें करती रही हो। फोन टैप करके नंबर और फिर एड्रेस मालूम करना कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। ओह, शमीना के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। चलो अंदर चलो, लेकिन ये बता दो अगर इस वक्त हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। मुतमईन रहो, मैं अकेला ही आया हूँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। शमीना उसे अंदर ले आई। इंस्पेक्टर उस्मान को देखकर शारिक भी चौंक गया। शमीना ने उसे बता दिया कि उसे यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ। मैं एक अहम इतला लेकर आया हूँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वह अहम इतला तुम फोन पर भी दे सकते थे, जबकि तुम नंबर मालूम कर चुके थे। शारिक ने उसे घूरा। मैं 2-3 घंटों से फोन पर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। शायद तुम्हारा फोन खराब है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा, उस्मान ने कहा। शमीना और शारिक उलझी हुई नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने दोपहर के बाद से फोन इस्तेमाल नहीं किया था। शमीना ने आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठाया। उस्मान ने ठीक ही कहा था, फोन बेजान पड़ा था। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को अब भी मेरे ऊपर यकीन नहीं आया, इंस्पेक्टर उस्मान शारिक की तरफ देखते हुए बोला। लेकिन मेरी वफादारी का अंदाजा इस बात से लगा सकती हो कि मुझे यहाँ का नंबर और एड्रेस 15-20 दिन पहले से मालूम हो चुका था। इसी दौरान अगर मैं चाहता तो पुलिस या हाजी को बताकर तुम लोगों को यहीं पर खत्म करवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये मेरी वफादारी का सबूत है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला। हाजी ने मेरा कैरियर तबाह कर दिया है, मैं उससे अपना इंतकाम देना चाहता हूँ, और सच्ची बात यह है कि मैं अपने तौर पर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तुम वही शख्स हो जो हाजी को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकती हो। मैं माफी तलाफी के बहाने हाजी के साथ इसलिए लगा हुआ हूँ कि उसके बारे में तुम्हें इतलात फराहम कर सको, और अब तक मैंने जो भी इतला दी है वो 100% दुरुस्त साबित हुई है। मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। अब कौन सी अहम इतला लेकर आए हो? शारिद ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हाजी तुम लोगों के बहुत करीब पहुंच चुका है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। क्या मतलब? शारिद चौंक गया। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि पुलिस के अलावा हाजी के आदमी भी तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। चंद रोज पहले उसके किसी आदमी ने समीना को लिबर्टी मार्गीर में घूमते हुए देख लिया था। ये इत्तफाक है कि उस वक्त समीना उसकी निगाहों से ओझल हो गई थी, लेकिन उसी इतला के बाद हाजी को यकीन हो गया है कि तुम लोग इसी इलाके में कहीं मौजूद हो, और वो लोग पागल कुत्तों की तरह तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने कुछ औरतों को भी काम पर लगा रखा है। औरतें चीजें बेचने, किराए का मकान तलाश करने या किसी और बहाने से घरों में घुसकर मालूमात हासिल कर रही हैं। इस तरह ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन बाद वो तुम्हारा ये ठिकाना मालूम कर लेगा, इसलिए जितनी जल्द मुमकिन हो सके तुम लोग यहाँ से हट जाओ। उसके खामोश होने पर शारिक कुछ कह नहीं चाहता था कि काल बैल एक बार फिर बज उठी। इस मरतबा उन्होंने तफैल को बाहर भेजा, क्योंकि तफैल को हाजी के गिरोह का कोई आदमी नहीं जानता था। तफैल 2 मिनट बाद वापस आया तो उसके साथ नर्स रदिया को देखकर वो एक बार फिर चौंक गए। क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो? नर्स रदिया ने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, समीना ने कहा। तुम बताओ कैसे आना हुआ? आज मैं ड्यूटी से आप हूँ, सोचा तुम लोगों से मिल लूं, नर्स रजिया ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ मामला क्या है? समीना ने शारिक की तरफ देखा और फिर नर्स रजिया को सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। इस इत्तला को खतरे की घंटी समझना चाहिए, नर्स रजिया ने समीना की खामोश होने पर कहा। इससे पहले कि ये सूरत-ए-हाल मजीद संगीन हो जाए, मैं एक तगरीज देना चाहती हूँ। वो क्या? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरा घोड़े शाह वाला मकान खाली है, अगर तुम लोग चाहो तो आज ही रात वहां मुंतकिल हो सकते हो, रविया ने जवाब दिया। तुम पर किसी को शुबा तो नहीं हुआ? मेरा मतलब है रफीक वाले केस में, शारिक ने पूछा। नहीं, नर्स रदिया ने जवाब दिया। पुलिस को साइमा की दर से रफीक के हाथ की वो तहरीर मिल गई है, जिसमें उसने साइमा की तरह आगे ये लिखा था कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहा है, रात को वापस नहीं आएगा।
उस तहरीर से पूरी इस नतीजे पर पहुंची है कि रफीक किसी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस था या शारिक से उसका कोई ताल्लुक था तो साइमा उससे लाइन थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।